Good morning, students. Today we are going to learn a new and different thing from your reading section, your reading comprehension. Okay, it's a very interesting part in our English section and it's also very easy. Okay, so we will try to understand what is reading comprehension, how we can solve reading comprehension, and how we can improve our reading section. So these things I have covered in this video. So I will try to explain all these terms, and after explaining this reading comprehension, I will assign you one comprehension so you can solve and understand that what I want to say in this video. Okay, so let's start our video. So first of all, we will try to understand what is reading comprehension. Reading comprehension is the ability to read the text, process it, understand its meaning. In addition, RCS are aimed at testing a candidate's knowledge of two elements, vocabulary and text comprehension. जो reading comprehension है वो एक ability है टू रीड द टेक्स्ट कि हम टेक्स्ट को पढ़ें, उसको प्रोसेस करें और उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. RCS मीन्स होता है बेटा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है हमारे इंग्लिश में जो है उसका जो टारगेट होता है वो एक कैंडिडेट की या एक स्टूडेंट की नॉलेज को टेस्ट करना होता है. अब नॉलेज किस पर्सपेक्टिव पे टेस्ट करना होता है, उसकी वोकैब को और उसके टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन को, कि उसकी वोकैब आपकी कितने समझ में आई है, आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है और आपका टेक्स्ट का जो अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका है वो क्या है और आपको कितना समझ में आया. सो दैट इज योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाउ टू सॉल्व कैसे करें. Now let's move towards the approach the one should follow while attempting RC in the exam. अब ये समझते हैं कि कैसे हम RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में. So I will read for you. Read the passage first, not deeply, just skim it. Understand the gist. What is the passage about? अब क्या करना है, फटाफट से हमें जब भी हमारे सामने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्किम द पैसेज. स्किम मतलब जल्दी से फटाफट से उसकी रीडिंग ले लेनी है और जिससे हमें उसका जिस्ट समझ में आ जाए कि वो पैसेज आखिरकार है किसके बारे में. देन गो फॉर द क्वेश्चंस एंड गो आंसर हंटिंग फॉर द क्वेश्चंस. उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद फिर उसके आंसर सर्च करो. बेटा इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग अपना अपना तरीका है. जनरली कंसेप्ट ये भी होता है कि पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लें फिर हम पैसेज पढ़ें जिससे हमें ढूंढने में आसानी हो. वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी. और एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि पहले हम पैसेज की एक जो है एक रैपिड रीडिंग ले लें फटाफट से, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ें और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर सर्च करें. तो इट्स अप टू यू कि आपको जो ठीक लगता है कि विच वन इज करेक्ट, यू कैन ऑप्ट दैट ऑप्शन, वो आप ऑप्शन को चूज कर सकते हो. यूज अ पेंसिल, इट कम्स इन वेरी हैंडी इन दीज सिचुएशंस. whenever you are trying to solve reading comprehension you have to use a pencil so you can underline the answer, either the answer is correct or not. अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपके हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए. अब क्यों होनी चाहिए? I will read for the line. Read the lines. You might not find the right answer or might not be sure of your selection in the first. कि आपने जो पढ़ा और आपको लगा कि मुझे इसका आंसर मिल गया, so you can underline that answer. हो सकता है वो ठीक हो सकता है वो ना भी ठीक हो. तो फर्स्ट टाइम में आपको जो लगता है वो जो ठीक है उसको आप अंडरलाइन कर लो. So you can underline the part where you think the answer might lie. कि आप जहां आपको लगता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है उसको अंडरलाइन कर दो. This will help and the next time you look for the same answer to confirm it. आपने उसको एक बार अंडरलाइन कर दिया, जब आपका अंडरलाइन आपने कर दिया तो नेक्स्ट टाइम आपको कंफर्म करना भी मस्ट है कि जो आपने अंडरलाइन करा है फर्स्ट टाइम में वो अप्रोप्रिएट आंसर है या नहीं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग.
In most cases, elimination of choices work better than the selection of choices. Here is an approach to eliminate which is banned. Eliminate choices that are too broad, too narrow, that are strange and too extreme. Whenever we have options in reading comprehension, generally we get MCQ type question and answers. In that question answer we have 4 options and we have to choose the one which is correct. जो कि करेक्ट है हमें उसको ऑप्ट करना है. तो बेटर है कि हम ये सेलेक्ट करें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है. हम एक दूसरे अप्रोच को लेकर चलते हैं कि पहले हम उनको कट करना शुरू करें, उन ऑप्शंस को जो नहीं है. हमने पढ़ा, हमें लगा कि इसका आंसर 4 ऑप्शंस वी हैव है, हमारे पास 4 ऑप्शंस है. हमें लगा कि इसका फर्स्ट का आंसर नहीं होता तो हम उसको कट कर देते हैं. फिर हमने सेकंड को ऑब्जर्व किया, सेकंड नहीं लगा, थर्ड नहीं लगा, लास्ट में जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर होगा. तो ये एलिमिनेशन वाला कंसेप्ट एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. ईदर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एनीथिंग, ईदर इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी कि पहले आपके पास जो 4 ऑप्शन है, 4 में आप एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट का मतलब कट करना शुरू कर दो, उन्हें निकालना शुरू कर दो. फाइनली आपके पास जो बेस्ट आंसर है वो आ जाएगा. तो आप एमसीक्यूज में भी यही कर सकते हो कि आपने पैसेज पढ़ा और पैसेज पढ़ने के बाद आपको लगा कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो फाइनली कट करते करते आपके पास वो राइट ऑप्शन आ जाएगा. आप एक ये भी स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हो. नेवर अप्लाई योर ओन नॉलेज assumption to the given passage, confirm your understanding to the given passage only. बेटा जो पैसेज दिया हुआ है हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है. हमने अपनी assumptions कि मुझे ऐसा लग रहा है या मुझे इस कंसेप्ट के बारे में और भी नॉलेज है, हम उसको वो ऐड कर दें. इट मीन्स सिंपली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं बेटा, या फिर किसी क्लासेस में ये 2 के भी आते हैं. तो वहां पर जैसे 10th में अगर आप देखोगे तो ये 2 मार्क्स के भी 4 क्वेश्चंस होते हैं. 12th और 11th में 1 मार्क्स के आते हैं. ठीक है, तो आपसे जो पूछा जा रहा है बस आपको उतने का आंसर देना है. यहाँ आपकी जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को चेक किया जा रहा है कि आपको कितना समझ में आया. आपकी ये नॉलेज को चेक नहीं किया जा रहा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप कितना जानते हो. एंड व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू गिव इन द आंसर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, यू हैव टू गिव द आंसर इन थर्ड पर्सन में आंसर दो. ओके, तो आपको अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन नहीं करना कि मुझे इस टॉपिक के बारे में, क्या अगर प्लास्टिक बैग के ऊपर कोई आ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ रहा है या कोई और भी टॉपिक है, विमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक है, तो वहां आपकी नॉलेज और आपके डेटाज या आपके फैक्ट से कोई मतलब नहीं. जो पैसेज में दिया है उसी में से आपको निकाल के आंसर इसमें देना है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Try to recognize the words that present a positive and negative role in the passage. These words will let you decide whether the author is for or against the subject. A few example of such words are given below. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेटा जब भी एक पैसेज हमारे सामने आता है वो पैसेज जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, और ये बात क्लास में भी बताई जाती है when we generally describe about article writing, about speech, about debate, about report, okay, about diary entry, about article writing. जब भी समझाया जाता है तो पैसेज, कोई भी पैसेज है, कोई भी पैराग्राफ है, तो वो 3 पार्ट्स में होगा. फर्स्ट उसका इंट्रो होगा, फिर उसकी बॉडी होगी, फिर उसका कंक्लूजन होगा. तो हम किसी भी पैराग्राफ को जब लिखते हैं तो उसके ज्यादातर टाइम्स में प्रोज और कॉन्स बताते हैं. तो कुछ इसमें अगर एग्जामिनर जो है या जो ऑथर ऑफ द पैसेज है वो अगर पॉजिटिव वर्ड्स यूज कर रहा है लाइक एफिशिएंट, एंथुसियास्टिक, ब्राइट, फॉर्चुनेट, पैशनेट, तो मतलब वो उस चीज के प्लस पॉइंट गिना रहा है कि इसकी प्लस साइड ये है. अगर वो नेगेटिव वर्ड्स की बात कर रहा है, फाउल, अलार्मिंग, detrimental means harmful, pessimistic, stressful, it means he is telling you about the negative side of that subject, of that topic, कि वो उस टॉपिक के जो नेगेटिव साइड है वो आपको बता रहा है. पॉजिटिव वर्ड्स यूज कर रहा है तो पॉजिटिव ब्राइट साइड बता रहा है. मतलब वो प्रोज और कॉन्स उस चीज के डिस्क्राइब कर रहा है. तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पैराग्राफ है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है और अल्टीमेटली जो ऑथर है वो क्या बताना चाह रहा है हमें. ओके,
Yes. The next thing in this approach is to identify the structural words that tell you the important ideas or transactions in the passage. These structural words play a specific role in a sentence and paragraph. The most common structural words are given below. अब किसी भी उसमें पैराग्राफ में कुछ स्ट्रक्चरल वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो एक इम्पोर्टेंट आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, जो उसकी ट्रांजैक्शन को बताते हैं। मतलब कि जो एक पैराग्राफ है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में डाइवर्ट हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव में डाइवर्ट हो रहा है, वो इंट्रोडक्शन बता रहा है, वो हमारा बॉडी को एक्सप्लेन कर रहा है, या वो हमारे कंक्लूजन पर आ रहा है। सो दीज आर द वर्ड्स। जैसे अगर वो क्वांटिटी में वर्ड्स शो कर रहा है तो वो सिमिलरली, मोर ओवर, एडिशनली, इन द सेम वे, लाइकवाइज ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहा है। कंट्रास्ट को शो कर रहा है तो नॉनदीलेस, हाउएवर, बट, ऑल्दो, डिस्पाइट, तो ये वर्ड है। और अगर वो कंक्लूजन पर आ रहा है तो यूज करेगा दस, देयरफॉर, हैंस, इन समरी। तो अगर वो क्वांटिटी को शो कर रहा है तो ये वर्ड्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कि इन वर्ड्स को। पर ऐसा बेटा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैंने ये वर्ड्स बताए हैं तो क्वांटिटी के लिए यही वर्ड्स यूज करेंगे। आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल। एग्जांपल है कि जनरली ये वर्ड्स यूज होते हैं। कंट्रास्ट अगर शो हो रहा है तो ये वर्ड्स यूज होंगे, और कंक्लूजन पर अगर वो पैराग्राफ समअप करने में आ रहा है तो ये वर्ड्स यूज होंगे। तो इससे आप समझ पाओगे कि पैराग्राफ जो है वो कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो हो रहा है, और उसमें जो ऑथर है, जो राइटर है, जनरली वो क्या बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। There are around 3 to 4 questions based on the synonym antonyms. These questions can be answered if you have a good vocabulary, and if your vocabulary is not good, your होना चाहिए, and then read the sentences in which the word is used to get a rough idea of the meaning of the word. अब ये बड़ी प्रॉब्लम होती है 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए कि मैम वी डोंट हैव अ गुड vocabulary, so how we can score the marks in antonyms, synonyms and one word. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रीडिंग करनी ही चाहिए. You have to read the books, you have to read the magazines, you have to read the newspapers, so you can enhance your vocabulary. But right now जब एग्जाम सर पर हो ना, then what we can do, हम क्या कर सकते हैं, आप जहां वो देखो कि वो वहां पर वर्ड यूज हुआ है, आप उस सेंटेंस को बार बार पढ़ो तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि अल्टीमेटली वो किसके बारे में बात करना चाह रहा है या वो किसकी चीज को समझाना चाह रहा है, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा उस वर्ड के बारे में. Okay, do not rely on trigger words. You might get trapped in the wave of trigger words. You do not read attentively through the passage. अब जनरली एक नया कंसेप्ट ये भी होता है कि बच्चे की वर्ड्स बोल लो या ट्रिगर वर्ड्स बोलो कि उस वर्ड को देख लिया पूरे पैराग्राफ में, क्वेश्चन से उस एक वर्ड को उठाया और उस पैसेज में उस वर्ड को सर्च किया और उसके आंसर का अंडरलाइन कर दिया. बेटा ये हर बार ठीक नहीं होता. हो सकता है वो उस वर्ड को किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे और आपका वो आंसर गलत हो जाए. अगर आप की वर्ड को लेकर आंसर सर्च कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है. आप पैसेज को ध्यान से पढ़ो और फिर उन की वर्ड्स के सहारे आंसर टिक करो. हमेशा की वर्ड्स या ट्रिगर वर्ड्स के भरोसे आंसर सर्च मत करो. आई मस्ट से अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स. ओके, now the next slide, how to improve RC. कैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट अब तक हमने इतना समझ लिया है कि हाउ वी हैव टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. नाउ वी विल ट्राई टू लर्न हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, because right now we have sufficient amount of time, so we can do a lot of practice so we can improve our reading comprehension. There are several reading strategies that you can begin implementing today to improve your reading comprehension skills. बहुत सारी strategy हैं जिससे आप अपने reading comprehension skills को improve कर सकते हो. The more you practice, the better you will begin at the understanding what you are reading. आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और उससे क्या मतलब जो है निकल रहा है. द फॉलोइंग आर सिंपल स्ट्रेटेजीज फॉर इम्प्रूविंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. कुछ मैंने पॉइंट्स दिए हैं
by using these points you can improve your reading comprehension. So let's start. Improve your vocabulary. सब पहला बेटा सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि you have to improve your vocab. आपको अपनी vocab improve करनी पड़ेगी. ओके अब क्वेश्चन ये है कि vocab को हम कैसे improve करें. बेटा स्ट्रेटजीज तो बहुत सारी हैं vocab को improve करने के लिए. You can read a newspaper. आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप मैगजीन्स पढ़ो, आप बुक्स पढ़ो जो आपको अच्छी लगती हैं, जो यूजफुल हैं, जो वर्थ वाइल हैं. आपकी vocab उससे एनहांस हो जाएगी. और एक सिंपल स्ट्रेटजी अगर मैं प्रैक्टिकल होके बात करूं तो क्लास में हम जो चैप्टर्स को पढ़ते हैं वो चैप्टर्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग. टीचर हमको बताते हैं कि इसका बेटा इसका मीनिंग ये होगा. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उन मीनिंग्स को हम यूज करें, उनको अंडरस्टैंड करें. ठीक है, वो बहुत अच्छा लेवल होता है. दूसरा एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप न्यूज़पेपर उठाओ, जो सेक्शन स्पोर्ट्स का या फिर आपका एडिटोरियल सेक्शन हुआ या नेशनल एडिशन हुआ या लोकल एडिशन हुआ, जो भी न्यूज आपको अच्छी लगती है न्यूज़पेपर से उठाओ और उसका ज्यादा नहीं, रोज का एक वर्ड अपनी डायरी मेंटेन करो. रोज का एक डेली का एक वर्ड आप जो है उसमें लर्न करके उसको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये कंजंक्शन है, ये क्या है, ये वर्ड कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, उसका यूज भी समझो. एक अकेले वर्ड को याद कर लेने से कुछ नहीं होगा. अगर आप उसका यूज भी समझ लोगे तो बाय दिस मीन यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो. ठीक है, आप वर्ड उस एक वर्ड मीनिंग को लो. अगर आपको वो बोरिंग लगता है, आप ऑनलाइन जाके यूट्यूब पर क्विजेस हैं vocab से रिलेटेड, आप वो ले सकते हो, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो. तो बेटा ये तो आपको देखना है कि आप उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो. और वन मोर थिंग दैट आई हैव टू टेल बेटा, आपकी vocab जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी आपको उतना ज्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा. उस चीज का आपको एडवांटेज आपके पूरे इंग्लिश के सब्जेक्ट में ही मिलेगा. और आपकी vocab स्ट्रांग है, यू कैन राइट बेस्ट आर्टिकल राइटिंग, you can perform in a very well manner in your speech, in your debate, in your report writing. You can perform excellent in your writing section also. ठीक है, आप राइटिंग सेक्शन में भी बहुत अच्छा सॉल्व कर सकते हो. either you're a student of 9th class, 10th class, 11th class or 12th class. And after 12th when you go for the entrances exam, you can perform excellent, you can score best marks. ठीक है, तो ये vocab तो आपको हर जगह प्रॉफिट देगी ही देगी, नो डाउट. कम अप विद क्वेश्चंस अबाउट द टेक्स्ट यू आर रीडिंग. इसका क्या मतलब है, आप जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो उसको समझने की भी कोशिश करो कि उसमें क्या बताया जा रहा है. ठीक है, आप पढ़ो, ठीक है, समझो और फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछो. ठीक है, कि मैंने ये पढ़ा, फिर नाउ अराइज योर सेल्फ क्वेश्चंस पूछो अपने आप से कि दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और नॉट. क्योंकि ईदर यू रीड योर टेक्सचुअल पार्ट और एनीथिंग, ईदर अ बुक, ईदर अ स्टोरी बुक ऑल्सो, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ. आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड फिर उसका आंसर दे सकते हो. बाय दिस मीन यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. आप इस तरीके से अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को जो है इम्प्रूव करते हो. लुक फॉर द मेन आइडिया. जब भी आप पढ़ रहे हो उस चीज का जस्ट समझने की कोशिश करो, उस चीज का मेन आइडिया समझने की कोशिश करो कि व्हाट द राइटर या व्हाट द ऑथर वांट्स टू से. राइट अ समरी ऑफ व्हाट यू रीड. जो भी पढ़ते हो, जो भी पैसेज आपने पढ़ा, सपोज आपने क्लास में कोई चैप्टर ही पढ़ा, ठीक है, चाहे वो साइंस का सही, इंग्लिश का सही, हिंदी का सही, किसी भी सब्जेक्ट का, आप उसको एक समराइज फॉर्म में लिखना शुरू करो. ठीक है, तो उससे भी आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स इंप्रूव होंगी. जो आपने पढ़ा वो अच्छे से आपने समझा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ब्रेक अप द रीडिंग इनटू स्मॉलर सेक्शंस. कभी कभार क्या होता है कि पैसेज में बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइंस आ जाती हैं जिनके फुल स्टॉप्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं. और पैसेज के अलावा ये चीज हमारी टेक्सचुअल पार्ट में भी होती है कि चैप्टर्स में कभी कभार ऐसा चैप्टर आपके सामने आ जाता है जिसका फुल स्टॉप बहुत ज्यादा दूर होता है. तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके, स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड करके समझने की कोशिश करो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा.
लास्ट पॉइंट है बेटा पेस योरसेल्फ, यानी कि डू द वर्क अकॉर्डिंग टू योर पेस। आपकी जितनी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग काम करो। स्पीड का मतलब ये नहीं कि मेरी स्पीड एक कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए 1 घंटे की है तो मैं 1 घंटा उसको लेके बैठा रहूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी डेली प्रैक्टिस से है कि मेरी जो कैपेसिटी वो ये है कि मैं जो है एक बुक के, या मेरी कोई भी फेवरेट बुक है या कुछ भी चैप्टर है, मैं उसका 1 पेज कंप्लीट कर सकता हूँ, तो वो 1 पेज है। टारगेट इतने बनाओ जितने को आप सॉल्व कर सको। मैं टारगेट तो ये रख लूं कि आज मैं पूरी बुक पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, लेकिन वो पॉसिबल प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उतना करो जितना आप, उतना डिसाइड करो जितना आप कर सकते हो, और उस 1 पेज को भी पढ़ो अच्छे से, उसके मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, अपने आप से क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। और कोशिश करो कि जितने ज्यादा आप कॉम्प्रिहेंशंस को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को सॉल्व कर सकते हो बेटा, उतना ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। वीक में 2-3 सॉल्व कर लिए, या वीक में 1-2 सॉल्व कर लिए, जैसा आपके पास टाइम, वैसे टाइम की तो कोई कमी नहीं है। यू ऑल आर सिटिंग एट योर होम, घर पे ही बैठे हो, आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ योर टाइम यू हैव, तो आप उसको सॉल्व करो। हमेशा एक बात बोली जाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आ सकता है, प्रैक्टिस से ही आप ज्यादा से ज्यादा जो है कॉम्प्रिहेंशन कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में बेटा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड हाउ वी हैव टू सॉल्व, ठीक है। अब एक समराइज कर दूं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पेंसिल लो, एक बार उसको अच्छे से, पहले या तो उसके क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर उसको पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और फिर उसके आंसर्स को टिक कर, जो भी आपको पॉसिबल आंसर लगता है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। और फिर उसको क्रॉस चेक कर लो कि मेरे आंसर्स ठीक हैं या नहीं। किसी भी पैसेज, ज्यादातर बेटा जब फर्स्ट और लास्ट हम पैसेज पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं किसी भी कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज का, तो हमें उसका जिस समझ में आ ही जाता है कि वो अल्टीमेटली क्या बोलना चाह रहा है। उसकी हेडिंग से भी क्लियर हो जाता है कि एग्जामिनर क्या समझाने की कोशिश हमें कर रहा है, ठीक है। तो टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, तो फटाफट से फिर उसको अपना सॉल्व करना शुरू कर दो। वोकैबुलरी के लिए मैंने बता दिया कि आप वो जहां वोकैब का वर्ड देखते हो कि आपसे पूछा गया है, उस लाइन को पढ़ो और फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करो। अदरवाइज अभी टाइम है, इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव करो, और आंसर उतना ही दो जितना आपसे पूछा जा रहा है। डोंट ट्राई टू एक्सीड द वर्ड लिमिट, क्योंकि बेटा अगर आप से पूछा जा रहा है 1 मार्क का आंसर और आप उसको 7 से 8 लाइन में देकर जा रहे हो, एग्जामिनर आपको 1 में से 2 नंबर नहीं दे देगा, वो 1 आउट ऑफ 1 ही देगा अगर आंसर करेक्ट है तो, ठीक है। जितना आप अप्रोप्रिएट आंसर देने की कोशिश करोगे आपको मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आई होप दैट यू विल एंजॉय द वीडियो, ठीक है। और if you have any doubt, any queries, again you can ask your question in the group or you can make a call. So at last, thanks for watching. Thank you class. Okay.